नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है एक ऐसी अतृप्त आत्मा की जो कि अपने किसी चहीते सामान से इतना ज़्यादा जुड़ी हुई थी कि मरने के बाद भी उसका उन चीज़ों के साथ मोह खत्म नहीं हुआ। ज़्यादातर अतृप्त आत्माओं के साथ ऐसा ही होता है। उनका लगाव अगर किसी भी चीज़ के साथ हो और ज़रूरत से ज़्यादा हो तो मरने के बाद भी वो ऐसे ही अतृप्त आत्माएं बनकर घूमती और भटकती रहती हैं, सिर्फ अपनी उन चीज़ों की रखवाली करने के लिए, ताकि उसकी वो चीज़ कभी भी कोई भी इंसान ना तो ले सके और ना ही इस्तेमाल कर सके। आज मैं जिस आत्मा की कहानी आप सबके सामने लेकर आई हूँ, उस आत्मा को दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार और लगाव अपने खुद के गहनों से था। इतना ज़्यादा प्यार और लगाव उसका उसके गहनों से था कि वो हमेशा अपने उन गहनों को अपने ऊपर ही लादे रखा करती थी। उन्होंने कभी भी अपने जीते जी उन गहनों को किसी को भी हाथ नहीं लगाने दिया। यहाँ तक कि मरते वक्त भी उनके आखिरी शब्द यही थे कि चाहे जो भी हो जाए, मेरे इन गहनों को मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए। उन्हें किसी भी हालत में कोई भी हाथ ना लगाने पाए। घर वाले तो इस बात को अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए किसी की भी हिम्मत नहीं थी उनकी मृत्यु के बाद भी उन गहनों को हाथ लगाने या लेने की। उनके पास गहने बहुत ज़्यादा थे और काफ़ी खूबसूरत और बेशकीमती गहने थे। ऐसे गहने जो कि पुश्तों से उनके खानदान में चले आ रहे थे, इसलिए उन गहनों की कीमत ज़रूरत से ज़्यादा थी। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जिस परिवार में पैसों की काफ़ी तंगी थी और पत्नी के अंदर काफ़ी लालच था, जिसके वजह से वो कभी भी अपने पति से खुश नहीं रहती थी। पति की कमाई कम होने के वजह से पत्नी की इच्छा हमेशा इच्छाएं ही बनकर रह गई। उनकी इच्छा थी उनके पास भी बाकी औरतों की तरह गहने हों, पहनने को अच्छे कपड़े हों, सुंदर सुंदर खुद के सजावट की सारी चीज़ें हों। लेकिन उनका तो हाल ऐसा था कि उनके पास खाने पीने की भी मुश्किलें हमेशा रहा करती थी, क्योंकि पति, जिनका नाम अरशद था, उनके पास रहने, खाने, इन सारी चीज़ों में भी काफ़ी मुसीबतें थीं। उनके साथ मुश्किलें कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनके पास कभी भी कोई भी नौकरी ज़्यादा समय तक ना चल पाना। हमेशा उनकी नौकरी में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ ही जाती थी जिसके वजह से उनकी नौकरी चली जाया करती थी। एक समय तक तो वो अपने बड़े भाई और भाभी के साथ घर पर रहा करते थे, लेकिन आज के ज़माने में अगर आप बहुत लंबे समय तक बिना पैसों के अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भी रह रहे हों तो एक समय के बाद लड़ाई झगड़े होना और मुसीबतें आना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक ऐसा ही अरशद और उसकी पत्नी फातिमा के साथ हुआ। पहले तो सिर्फ फातिमा को ही अरशद की नौकरी बार बार चले जाने के वजह से मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, लेकिन एक समय के बाद उनकी जेठानी ने भी घर में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिया। उनके घर की शांति धीरे धीरे अशांति में बदलने लगी। इस वजह से
अरशद के भाई ने भी अब अपने छोटे भाई को ये बात साफ साफ कह दी कि अगर तुम कोई ऐसी नौकरी नहीं कर पाओगे जिससे कि पैसे घर में तुम दे सको और मेरा हाथ बटा सको, तब तुम्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि पता नहीं, शायद बीवी की बातों में आकर या फिर उनके खुद की मुसीबतें बढ़ने के वजह से उनके दिमाग में अब ये बातें आने लगी थी कि अरशद की नौकरी ऐसे ही नहीं जाती। अरशद जानबूझकर नौकरी छोड़ दिया करता है क्योंकि उसे आराम की आदत लग चुकी है और बैठे बैठे खाने की। ये सारे ताने अरशद को काफ़ी चुभा करते थे क्योंकि अरशद की सच्चाई तो सिर्फ अरशद को ही पता थी। उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि वो अपने तरफ से कोई भी कमी कभी भी अपने नौकरी में नहीं छोड़ता है। लेकिन जब किस्मत किसी का साथ ना दे रही हो तो इसमें आप या मैं कभी कुछ नहीं कर सकते। यही हालात अरशद के भी थे। आखिरकार वो दिन भी आ ही गया जब अरशद और उसकी बेगम को उसके बड़े भाई ने घर से निकाल दिया। उनके पास जाने के लिए अब कोई जगह नहीं थी और अरशद अपनी पत्नी को लेकर एक सुनसान जगह पर, जहाँ पर एक पुराना, सालों पुराना बंद घर काफ़ी समय से पड़ा हुआ था, वहाँ पर पहुँच गया। रहने के लिए छत तो मिल गई थी, लेकिन बाकी चीज़ों के लिए अभी भी अरशद की नौकरी की ज़रूरत थी। उन्होंने उस घर को साफ सफाई करके रहने लायक बना दिया और वो वहाँ पर रहने भी लगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उन्हें रहने के लिए एक अच्छी छत नहीं मिली है, एक मुसीबतों का घर मिला है जिसमें आना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। ऐसी भूल जिससे कि शायद अरशद की ज़िंदगी अब और ज़्यादा तबाह होने वाली थी। उनको उस घर में रहते हुए कुछ ही दिन बीते होंगे। उन्हें उस घर में अजीब अजीब तरह की चीज़ें महसूस होने लगी। ये सारी चीज़ें पहले तो सिर्फ फातिमा को महसूस हुआ करती थी। फातिमा ने कई बार अरशद को वो चीज़ें बताने और समझाने की कोशिश की, लेकिन फातिमा के कई बार बोलने और बताने के बाद भी अरशद ना तो उसकी बात सुनने को तैयार था और ना ही मानने को। फातिमा ने कई बार बताया था कि उसे इस घर में एक बूढ़ी औरत दिखाई दिया करती है जो कि हमेशा गहनों से लदी हुई होती है और वो औरत बार बार एक ही बात कहती है कि हम उसके घर से निकल जाएं, चले जाएं, वरना वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब अरशद ने खुद उस औरत को देखा और अरशद ने उसे देखने के बाद भी इस चीज़ को अनदेखा कर दिया। कहीं ना कहीं ये अरशद की बहुत बड़ी मजबूरी थी क्योंकि अरशद को पता था वो अपनी बेगम को लेकर जाता तो जाता कहाँ। उसके पास तो अभी भी खाने पीने के पैसे भी नहीं थे, तो फिर वो उसके लिए और अपने लिए छत का इंतज़ाम कहाँ से करता। जैसे तैसे वहाँ पर खाने पीने का इंतज़ाम उसके दोस्तों की मदद से चल रहा था, लेकिन अरशद अभी भी अपने नौकरी के तलाश में लगा हुआ था। एक दिन अचानक अरशद को घर में काफ़ी सारे गहने मिले, जिसको देखकर अरशद की आंखों में लालच की चमक आ गई और उसने उन गहनों को बेचकर खुद के लिए कुछ अच्छा बिजनेस करने का सोचा। अरशद के दिमाग में ये बात एक बार भी नहीं आई कि ये खाली पड़ा सुनसान घर अचानक से इतने गहने यहाँ पर कैसे आए। अरशद के मन में अब उतने गहने देखकर ऐसा लालच भर चुका था कि उसने इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उसमें से एक गहना उसने अपनी पत्नी को लाकर दिया
और उससे ये बात छुपाई कि उसे ये गहना यहीं पर मिला है। लेकिन उसकी पत्नी ने जब उस गहने को देखा, उसकी आंखों में खुशी आने के बजाय एक अजीब सा डर आ गया। उसको ऐसा लगा कि ये गहना उसने पहले भी कहीं देखा है, लेकिन उसे ये बात याद नहीं आई कि उसने ये गहना कहाँ देखा है। उसने अपने शौहर से पूछा कि आपको ये गहना कहाँ से मिला, आप कहाँ से लेकर आए हैं, आपने कहीं चोरी तो नहीं की। अरशद ने साफ साफ मना किया कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, क्योंकि ये बात तो सच थी। अरशद ने चोरी नहीं की थी, अरशद को वो गहने मिले थे। अरशद ने झूठ अपनी बेगम से सिर्फ ये बोला कि उसकी लॉटरी लगी है और उसी के पैसे से वो उसके लिए ये गहना बनवा कर लेकर आया है। उसने ये भी बताया कि बहुत जल्द वो कोई अच्छा और बड़ा बिजनेस भी शुरू करने वाला है, जिससे उनके घर की हालत बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये बात सुनते ही उसकी बेगम फातिमा, उसके चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उसे अब ये उम्मीद हो गई कि शायद उनकी ये मुसीबतें अब जल्दी ही खत्म होने वाली हैं। और अगले ही दिन अरशद ने वो गहने ले जाकर बेचने की कोशिश करना शुरू किया। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या था उन गहनों में। उन गहनों को कोई भी खरीदार लेने को तैयार ही नहीं था। सबका यही कहना था कि इन गहनों के लिए जितने पैसे देने चाहिए वो हम तुम्हें नहीं दे सकते। ये गहने ज़रूरत से ज़्यादा बेशकीमती हैं, तो इन गहनों का अगर तुमको सही मोल चाहिए, उसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। ये बात सुनकर अरशद का लालच अब और बढ़ चुका था। अरशद को ये बात अच्छे से समझ में आ गई थी कि इन गहनों में से कुछ गहने ही बेचकर वो अपने मन पसंदीदा बिजनेस को खड़ा कर सकता है। इसलिए अरशद ने एक दिन तय किया और अपनी बेगम को बताया कि उसे बिजनेस के सिलसिले में किसी काम के लिए शहर जाना है। ये बात सुनकर बेगम ने भी तुरंत हाँ कर दिया और अरशद अपने तय किए हुए दिन पर जाने की तैयारियां करने लगा। इस बीच वो अपने दोस्तों से मिलकर राय विचार करता रहा कि उसे कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहिए। दोस्तों ने भी अलग अलग सलाह उनके हिसाब से अरशद को दे दिए। अब अरशद के पास एक नहीं कई सारे बिजनेस खोलने का आइडिया आ चुका था और अरशद इस चीज़ से काफ़ी खुश था। लेकिन अब उसके घर में मुसीबतें बढ़ती जा रही थीं। अब धीरे धीरे फातिमा के अंदर एक अलग सा बदलाव आ रहा था। फातिमा दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती जा रही थी। उसे बात बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। अब उन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होने लगे थे। फातिमा जिस तरीके से व्यवहार किया करती थी, ये व्यवहार अरशद के लिए बिल्कुल भी नया था। उसने कभी भी अपनी बेगम फातिमा को ऐसे व्यवहार करते हुए नहीं देखा था। अरशद को ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि अब तो मुसीबतें दूर होनी चाहिए, क्योंकि पैसे से जो जो चीज़ें वो अपनी बेगम के लिए ला सकता था, अब वो सारी चीज़ें उसे लाकर दे रहा था। लेकिन फिर भी ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से फातिमा दिन ब दिन ऐसी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली होती जा रही थी। वो हर बात पर अरशद से बहुत ज़्यादा लड़ना झगड़ना करती थी और बार बार उससे और ज़्यादा गहने की मांग किया करती थी। इन सारी चीज़ों का मतलब अरशद को समझ में नहीं आ रहा था। कई बार ऐसा होता, फातिमा अचानक से बिल्कुल शांत हो जाती और शांत होकर अरशद को कोई बात बताती थी जिसमें वो बार बार एक औरत का जिक्र किया करती थी और वो कहती कि वो औरत
उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है। लेकिन अरशद को ना तो ये बातें अब समझ में आ रही थी और ना ही वो उन बातों पर ध्यान देना चाहता था। अरशद को शहर जाने में अभी लगभग 1 हफ्ता बाकी था, क्योंकि वो शहर अकेले नहीं अपने एक दोस्त के साथ जाने वाला था। इन 1 हफ्ते में अरशद और फातिमा की जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी थी। अब फातिमा अजीब अजीब सी हरकतें किया करती। वो रात में अचानक उठकर अजीब सी चीज़ें करती और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालती। कभी वो फर्श पर बैठकर फर्श को खुरचा करती थी और कभी अरशद को मारने की कोशिश किया करती थी। वो बार बार जब जब अरशद पर हमला करती, वो गहनों की मांग करती। अरशद को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि फातिमा को ये क्या हो रहा है। धीरे धीरे फातिमा के चेहरे की चमक उसके चेहरे से उड़ती जा रही थी। फातिमा का चेहरा अब धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत के चेहरे में बदलता जा रहा था। ये सारी बातें अरशद को अब शायद समझ में आने लगी थी, क्योंकि अरशद को अब फातिमा के चेहरे में उसी बूढ़ी औरत का चेहरा नज़र आने लगा था जिसे उसने शुरुआत में कभी देखा था। अरशद को अब फातिमा से डर लगने लगा था। अरशद रातों को अब ढंग से सोया भी नहीं करता था, क्योंकि हमेशा उसे यही डर लगा रहता था कि ना जाने कब फातिमा उसके ऊपर हमला करे और उसकी जान ले ले। ये बात अरशद ने अपने उसी दोस्त को बताई जिसके साथ वो शहर जाने के बारे में सोच रहा था। दोस्त ने सारी बातें सुनते ही तुरंत अरशद को बताना शुरू किया कि तुम जिस घर में अब रह रहे हो वो घर सालों से बंद पड़ा है। एक तो ऐसे घरों में हमेशा किसी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, और तो और उस घर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ पहले से ही सुन रखा है कि वहाँ पहले जो बूढ़ी औरत रहा करती थी वो औरत काफ़ी चिड़चिड़ी और गुस्से वाली थी, और जैसा कि तुमने बताया तुम्हें काफ़ी सारे गहने मिले। वो गहने जहाँ तक मुझे समझ में आता है उसी औरत के हैं, और तुम्हारे उस गहने के यूज़ करने के वजह से उस औरत की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और वो शक्तिशाली भी हो चुकी है, जिससे कि वो अब ये चाहती है कि वो तुम दोनों की जान लेकर और ज़्यादा शक्ति पाले। इस वजह से शायद तुम दोनों के साथ ऐसा हो रहा है। ये बातें सुनकर कहीं ना कहीं अरशद को भी इन बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। इस वजह से अरशद ने डरते हुए अपने दोस्त से पूछा कि अरे यार, तो बता ना, अब इस चीज़ के लिए क्या करूं? गलती तो हो गई है मुझसे, मैं सारे गहने लौटा दूंगा, लेकिन अब मैं करूं तो क्या करूं? वैसे भी फातिमा, उसको जो हार मैंने दिया था वो हार वो हमेशा अपने गले में लटकाए घूमती रहती है। वो तो उससे हाथ भी नहीं लगाने देती, वो सोते वक्त भी उन गहनों को नहीं उतारती है। दोस्त ने एक ही सलाह दी कि हमें इसके लिए किसी पीर बाबा के पास जाकर उनसे उनकी मदद मांगनी पड़ेगी। ये सुनते ही अरशद और उसके दोस्त दोनों मज़ार में पहुंच गए। वहाँ पर उन्होंने बाबा को पूरी बात बता दी और उन्होंने सुनते ही कहा, ठीक है, तुम्हारी मदद करने के लिए हमें तुम्हारे घर पर जाना पड़ेगा। और वो तीनों अब एक साथ अरशद के घर की तरफ पहुंच गए। जब वो वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर किसी को भी ये बात एक झटके में ही समझ में आ जाती कि फातिमा के साथ ऐसा क्या हो गया है जिसके वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई है। फातिमा टेबल के ऊपर बैठी हुई थी और फातिमा ने खुद को नोच कर खरोंच कर खुद का सारा खून खुद के ही जीभ से रह रह कर चाट रही थी, और वो कभी
अपने हार को चूमती, कभी घर में कूद कूद कर इधर उधर गहने की तलाश करती, चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर बार बार एक ही बात कह रही थी, मुझे मेरे गहने दे दो, नहीं तो मैं तुम दोनों को अभी के अभी मार डालूंगी। और ये बातें सुनकर सबकी रूह तक कांप चुकी थी, लेकिन पीर बाबा ने तुरंत उसके साथ जो उपाय करने थे वो उपाय करना शुरू किया और उसके प्रभाव से फातिमा इधर उधर गिरकर छटपटाने लगी। वो बहुत ही भयानक सी दो आवाज़ों में चीख रही थी, चिल्ला रही थी, बार बार उन बाबा को धमकियां दे रही थी कि तू यहाँ से चला जा, वरना तू ही सबसे पहले मरेगा। लेकिन उसकी धमकियों का कोई भी असर बाबा पर नहीं हो रहा था। वो बार बार अपने सारे उपाय उसके ऊपर किए जा रहे थे। थोड़ी देर में उन्होंने जब अपने उपाय करके ख़त्म किए, तब फातिमा बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई और अब फातिमा के चेहरे और बाकी शरीर के हिस्सों पर जो बुढ़ापे की झुर्रियाँ पड़ी थीं वो धीरे धीरे गायब होने लगी और अचानक पूरे कमरे में एक काला धुआं मंडराने लगा। बाबा ने अब मंत्रों का उच्चारण जो भी वो पढ़ रहे थे उनको बढ़ा दिया। अब उस धुएं को निकलने के लिए शायद जगह चाहिए थी। उन्होंने खिड़की दरवाजे सब बंद करवा रखे थे और उन्होंने अपने थैले से एक छोटी सी शीशी निकाली। मंत्रों का उच्चारण करने के साथ ही उन्होंने वो शीशी आगे की। थोड़ी ही देर में वो काला धुआं उस शीशी के अंदर आकर समा गया। उन्होंने तुरंत उस शीशी को बंद कर दिया और वहाँ से चले गए। लेकिन फातिमा की हालत अब जैसी थी उसको सुधरने में काफ़ी वक्त लगा। बाबा ने अरशद से वो सारे गहने भी ले लिए। अरशद ने भी खुशी खुशी वो सारे गहने बाबा को ही दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने उन चीज़ों का क्या किया ये उनमें से किसी को नहीं पता है। लेकिन मुश्किल से 6 महीने बीतने के बाद फातिमा की तबीयत भी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी और अरशद को एक अच्छा काम भी मिल चुका था, जिसको करके उसने अपनी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें धीरे धीरे दूर कर ली। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।